यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज चैप्टर नंबर 1, और यू कैन से चैप्टर 1 and 2 मिक्स, बिकॉज इट ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक अभी शुरू किया था जिसके रिगार्डिंग हमारी चर्चा जारी थी। सर, एक था माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जिसको एक सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय पैराडॉक्स? What do you mean by micro macro paradox? That is, what is logical at the micro level may not be logical at the macro. एंड सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस करी? सेविंग्स। कि सर सेविंग करना इज अ गुड थिंग बट एट द माइक्रो लेवल। इसको एक वर्ड और वर्ड कहा था हमने, सेविंग इज अ वर्चू बट इट्स अ वाइस फॉर द मैक्रो लेवल। कि अगर मैक्रो लेवल पे डिस्कस किया जाए, जैसे आज मैं क्वेश्चन नॉर्मली फाइंड आउट कर रहा था, इसी वर्ड पे याद आया मुझे कि व्हाट इफ या व्हाट विल हैपन इफ सेविंग्स आर एनकरेज्ड। ध्यान से सुनना वर्ड्स मैंने क्या बोले, एंड ऑलरेडी कर चुके, रिप्लाई भी हो चुका। मैं तो एक क्वेश्चन की नई लैंग्वेज आपके सामने रख रहा हूं। व्हाट विल हैपन इन द इकोनॉमी, व्हाट विल हैपन इफ सेविंग्स आर एनकरेज्ड? अगर सेविंग्स को एनकरेज किया जाए। सर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, जो चार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर यहाँ पे ये वाला बनाया था। सर इफ सेविंग्स विल बी प्रमोटेड, अगर सेविंग्स को आप लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे, फिर तो सर इससे क्या होगा? फॉल इन डिमांड। एंड अगर डिमांड फॉल करेगी तो कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां से होगी? प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम जाएगी, एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली सर फॉल इन इनकम होगा। तो थिंग्स आर सो कनेक्टेड एट द मैक्रो लेवल कि अगर आप किसी भी चीज में जरा सा भी चेंज करेंगे ना, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पे पूरी इकोनॉमी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो अलग अलग तरह की, मेरे तो ये जस्ट एग्जांपल आपके सामने क्यों रखी सर, पॉइंट वही है, रिप्लाई वही है, बस उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज उसने क्या कर दी, चेंज कर दी। और आप इतने में घबरा गए किस बात को लेकर? सर कोई नया क्वेश्चन पूछ रहे हो? नया नहीं, ये वही चीज, वही पॉइंट है। हमने कुछ भी नहीं, जस्ट उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कर दी, चेंज कर दी। और ये भी तो उसी बात का रिप्लाई है कि सेविंग्स करना मैक्रो लेवल पे कैसे इंपैक्ट क्रिएट करेगा, तुम्हारे सामने पड़ा। और इन बिटवीन अगर मैं यहां पे बात करूं, आपने एक लास्ट लेक्चर बात करी, राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस कह लो, या एक वर्ड आजकल चैप्टर नंबर 1 के अंदर चलता है, दैट इज कॉल्ड एज राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली स्कोप क्या है, जो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सर, इसके स्कोप में अगर डिस्कस किया जाए, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स के, जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स के नेम हैं, अल्टीमेटली वही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। जिनमें से नंबर 1 आपके पास आता ही क्या है, सबसे पहले द नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना, देख माइक्रो लेवल पे हमने जो बात करी थी वो सिर्फ सिर्फ किस चीज की बात करी थी? एक सिंगल कंज्यूमर की, उसकी इनकम फाइंड आउट करने की आपने कोशिश करी होगी। बट यहाँ पे हमें पूरे नेशन की इनकम क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एंड उस अकॉर्डिंग टू कंट्री का जीडीपी रेट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ थिंग्स बड़े लेवल की डिस्कस हो रही हैं, नॉट छोटी। और मेन चीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मेन पॉइंट, तुम जो भी ग्रोथ मॉडल्स डिसाइड करोगे, जो भी डेवलपमेंट प्लान्स डिसाइड करोगे, वो इकोनॉमी को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे, इकोनॉमी में नीड्स क्या हैं, इकोनॉमी में मींस रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, बेस्ड ऑन दैट फ्यूचर के ग्रोथ मॉडल बनाए जाएंगे, बेस्ड ऑन दैट फ्यूचर के डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे। तो ये जो गेम है यहाँ पे सर, गेम काफी बड़े लेवल की है, पूरे इंडिया लेवल की। या अगर मैं कह दूं उसको लिंकअप करना विद द इंटरनेशनल लेवल, यहां स्कोप वहां तक एक्सपेंड कर रहा है। आया नहीं वर्ड, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये टॉपिक्स आपकी जो डील कर रही हैं, ये किन चीजों से डील कर रहे हैं? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया। तो ये कई चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। लाइक अगर बात की जाए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की, कि सो दैट अपनी कंट्री में ना तो इन्फ्लेशन की पोजीशन आए, ना ही डिफ्लेशन की। एक नॉर्मल प्राइस लेवल अपना क्या रहे, जर्नल प्राइस लेवल क्या रहे, स्टेबल रहे, मेंटेन रहे। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी कंट्री के लिए अगर तुम थोड़ा सा माइंड रखते हो, समझते हो बात, क्या इन्फ्लेशन इज अ गुड थिंग? कंट्री में अगर इन्फ्लेशन होती है, और हो ही रही है ओवर द टाइम,
अगर मैं ओवर द ईयर्स इसको फाइंड आउट करूं, लास्ट उससे लेकर पर्टिकुलरली ओवर द ईयर्स, आपने प्राइसेस में क्या देखा है? जर्नली इंक्रीमेंट देखा है। एंड तब से लेके आज तक प्राइसेस क्या हुई हैं? महंगी ही हुई हैं। मैं तुमसे पहले जस्ट नॉर्मली मैं सर्फिंग सी कर रहा था, अब गोल्ड को लेकर एक नई अनाउंसमेंट आ गई कि जो गोल्ड अब 96,000 भी क्या कर चुका, क्रॉस कर चुका, अब इसका स्कोप 1,30,000 जा रहा है। बीच में बात आई कि सर ये 36,000 डाउन जाएगा, डाउन जाने के बजाय अप की खबर आ गई। अब देख कितनी मार्केट कितनी पेनिट्रेट हो चुकी है, पर्टिकुलरली कि किसी को बायर है उसको नहीं समझ आ रहा कि ले या ना ले। समझे ना? तो ये मैक्रो लेवल पे, अब उसका कारण क्या है, अगर उसका बैकग्राउंड समझा जाए, वो भी मैक्रो लेवल पे ही उसका कारण समझाएंगे कि ड्यू टू व्हाट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड आर इंक्रीज, कि मार्केट में ये प्राइसेस गोल्ड के क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी एडीएएस लेवल क्या कहती है, दैट इज पॉइंट। सो हम तो वैसे ही नहीं चाहते सर हमारी कंट्री में किसी बात को लेकर इन्फ्लेशन हो। और अगर मैं तुमसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पूछूं, पूछेगा बार बार नॉर्मली क्वेश्चंस में आएगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? सर चीजें महंगी होंगी तो नेचुरली डिमांड कम जाएगी, डिमांड बढ़ेगी थोड़ा, उल्टा क्या होएगी? कम होएगी। क्यों? माइक्रो लेवल पे हमने तो पढ़ा ही है। और एक और चीज, वन ऑफ द फीचर, माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करती है और मैक्रो माइक्रो। सर आप आज वर्ड यूज करने लगे एडी, डायरेक्टली इकोनॉमिक वेरिएबल इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एडीएएस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। क्या ये डायरेक्टली एडी बन गया? क्या ये डायरेक्टली एएस बन गया? इंडिविजुअल लेवल की डिमांड्स को इकट्ठा करते हुए, इंडिविजुअल लेवल की सप्लाईज को इकट्ठा करते हुए तो जाकर क्या बना? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। एक वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन में छोटा सा वन मार्कर, हाउ माइक्रो डिपेंड्स अपॉन मैक्रो। सर माइक्रो के छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर ही, कहते नहीं बूंद बूंद से सागर भरे, वही चीज है। यहां से छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करके ही तो क्या बनी है? मैक्रो लेवल पे बनी है, इकोनॉमी लेवल पे बनी है। हाँ बस व्यू पॉइंट का फर्क पड़ गया। वहां आप पहले सिर्फ एक सिंगल पर्सन की, सिंगल कंज्यूमर की, सिंगल प्रोड्यूसर की सोचते थे। यहां तुम्हारी जो बात चल रही है वो किस लेवल पे चल रही है? पूरी इकोनॉमी लेवल पे। सो आइए नेक्स्ट आगे, जो हमने एक टॉपिक बीच में यूज किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज कि जहां पे बात चली द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स किनको माना गया? लॉर्ड जे एम केन्स। तो उनके बारे में हमने कल चर्चा भी करी, थोड़ी सी बात भी करी कि वाई वाई उनका कारण क्या बना, कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर उनको क्यों माना गया। और इन्होंने ओल्ड स्कूल जितने इकोनॉमिस्ट थे, पुराने जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, उनको रिप्लेस कैसे कर, उनकी आइडियोलॉजी, चलो रिप्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को रिप्लेस कैसे करा, उनके बिलीफ कब गलत पाए गए और इनका बिलीफ क्यों सच माना गया, आज उन चीजों के ऊपर क्या करेंगे? बात करेंगे। एंड एक हल्का सा वर्ड आपने यूज किया लास्ट लेक्चर, दैट इज ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो लिटिल बिट डाटा हल्का सा यहाँ पे यूज होगा। हेडिंग दीजिए कॉपी के ऊपर, टू स्कूल ऑफ थॉट्स। हेडिंग दीजिए टू स्कूल ऑफ, लिखो जी, टू स्कूल ऑफ थॉट। एंड इनमें आते कौन है सर? वन इज क्लासिकल्स एंड सेकंड इज केन्जियन। क्लासिकल्स एंड केन्जियन, कि अगर मैं आपको ये कहूं कि सर जैसे इकोनॉमिक्स की आपने दो ब्रांचेस पढ़ी हैं, वन इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो को स्टडी करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए दो व्यू पॉइंट है, और तुम जिसमें डील करोगे, तुम जिस मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, हमारे लिए जो व्यू पॉइंट गिवन है दैट इज एज पर द केन्जियन थियरी। एंड स्पेशली टू बी नोटेड, आगे जितने टॉपिक्स भी तुम पढ़ने जा रहे हो, हर पूरा मैक्रो का कॉन्सेप्ट आपका किसके अकॉर्डिंग चलेगा? एज पर द केन्जियन थियरी। क्लासिकल्स का बिलीफ 1929-30 तक ही चला था, उसके बाद वो बिलीफ, वो आइडियोलॉजी गलत प्रूव हुई, उसके आगे उसको कंटिन्यू इतना नहीं किया गया। क्लियर? अब
डिफरेंसेस पढ़ेंगे ना कि कारण क्या थे। जैसे लास्ट लेक्चर हमने कई बातें करी इसके रिगार्डिंग, अब राइटिंग में लिखेंगे उसको कि मेन क्या था जी इनमें से। सबसे पहले स्टार्ट करिए नंबर वन, द क्लासिकल स्कूल। द क्लासिकल स्कूल, द क्लासिकल स्कूल लिखिए। इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, कॉमा जेम्स मिल, कॉमा मार्शल, कॉमा पिगू, PIGOU, पिगू एंड रिकार्डो। मतलब ये पुराने सभी इकोनॉमिस्ट हुए, एडवोकेटेड फॉर अ फ्री इकोनॉमी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा +1 का कॉन्सेप्ट आपसे पूछूंगा। हम लोगों ने टाइप ऑफ इकोनॉमी जो रीड आउट करी थी वो 3 तरह की इकोनॉमी, या तुम कह दो जी सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। सेंट्रल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो क्या सॉल्यूशन था कि सर इकोनॉमी को अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बांट दो, जिनमें से नंबर वन इकोनॉमी कौन सी थी सर? सेंट्रली प्लान्ड, जिसको तुम कहते हो गवर्नमेंट बेस्ड। नंबर टू इकोनॉमी इज फ्री इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, प्योरली द डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस। एंड मार्केट फोर्सेस दो ही होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी, कि जहां पे सेंट्रली प्लान्ड भी नहीं, जहां पे फ्री इकोनॉमी नहीं, दोनों सेक्टर्स मिलकर आपस में काम करें, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये जितने तुम्हारे पुराने इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इन पुराने इकोनॉमिस्ट्स ने वर्ड है एडवोकेटेड। एडवोकेटेड स्टैंड्स फॉर वकालत करना, कि इन्होंने तो वकालत करी, किस चीज की वकालत करी? कि फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए। एंड फ्री इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, दीज डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द मार्केट। कहते सर बट व्हाट इफ अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम आ गया तो? कहते फिर क्या होगा? अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम आएगा भी, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। वो बड़ी छोटी सी बात है, वो अपने आप ही मार्केट क्या कर लेगी, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को रेक्टिफाई कर लेगी, बट कभी भी इतना वो लंबे समय तक डिसइक्विलिब्रियम नहीं चलेगा, जो इनका थॉट था, जो इनका मानना था। अब फिर वही बात आती है ना सर, तुमने तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी। एंड स्पेशली सबसे बड़ी अजम्पशन कि द इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन फुल एम्प्लॉयमेंट। कि इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी क्या है? 100% क्या है? एम्प्लॉयड। अब जितनी बड़ी प्रजम्पशन ये बोल रहे हैं, एंड सर जितनी भी ये तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, लाइक कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। मतलब ये जो लोग थे, ये जो ओल्ड थॉट वाले, ट्रेडिशनल थॉट वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, इनका मानना जस्ट एक वर्ड था, गवर्नमेंट का हमारी इकोनॉमी में कोई रोल प्ले नहीं। फिर जब ग्रेट डिप्रेशन आए 1929 में, जब इतने बुरे हालात पैदा हो गए, सर अल्टीमेटली ये सारी बातें जितनी ये बड़ी बड़ी कर रहे थे, ये सारी बातें गलत होती हुई प्रूव हुई। कि आप लोग तो कह रहे थे जी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होते, आप लोग तो कह रहे थे कि जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो मार्केट फोर्सेस लेंगे, गवर्नमेंट की तो हमें नीड ही नहीं है। डिसइक्विलिब्रियम अगर कभी आएगा भी तो वो वेरी शॉर्ट लिव्ड होगा, मार्केट अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगी। अब जितनी बड़ी बातें आप लोगों ने करी हैं, फिर ग्रेट डिप्रेशन में जाने का कारण क्या? और चलो डिप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आया भी पर्टिकुलरली, फिर आपकी कंट्री डिप्रेशन से बाहर आ जाए, उस चीज से बाहर निकलो। कहते जी बाहर कैसे निकले? मैं कहा तुम ही ने कहा था कि अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम होगा तो ऑटोमेटिकली अचीव करोगे, ऑटोमेटिकली रेक्टिफिकेशन होगी, मार्केट फोर्सेस अपने आप को खुद ब खुद सही करेंगी, कर लो अब। फिर कहते नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट को थोड़ा बूस्ट अप करना पड़ता। गवर्नमेंट? तुम तो कह रहे थे कि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए, तुम तो कह रहे थे कि गवर्नमेंट की कोई नीड ही नहीं है, फिर अब गवर्नमेंट की याद कहां से आ गई? इसीलिए इसीलिए द ये थॉट, द क्लासिकल स्कूल्स का जो थॉट है, ये 1929-30 में डिप्रेशंस के टाइम पे बिल्कुल ही क्या प्रूव हुआ? गलत प्रूव हुआ।
एंड वहीं से एंट्री ली, किसने एंट्री ली? द सेकेंड स्कूल कॉल्ड एज द केन्जियन स्कूल। वहीं से केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट ने क्या लिया सर? आगे काम करो। यार ये गलत है, ये दो पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं क्या नहीं, ट्रेडिशनल थॉट है इनके, वही पुरानी सोच के अकॉर्डिंग बैठे हैं जी। और हमें पता आज की डेट में गवर्नमेंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी। अब जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ, व्हाट यू एक्सपेक्ट अगर इस कंट्री में गवर्नमेंट ना हो, या किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट अगर ना हो, व्हाट यू एक्सपेक्ट उस कंट्री का हाल क्या होगा? कुछ भी नहीं, माफिया बन जाएगा। है नहीं, पर्टिकुलरली एक दो शहर पर्टिकुलरली हैं ऐसे, ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट है ही नहीं, मैक्सिको, वहां पे प्योर माफिया, जिसका जितना जी करे जो करे, जनता को लूटी जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ यहाँ लूट रहे हैं बट सरकार बन के जैसे भी हैं, पर कम से कम को सरकार तो है, एटलीस्ट एक होल्ड तो है, एक डर तो है। बट अगर कुछ भी ना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई कानून, कोई लॉ, कुछ भी ना हो, आप उस कंट्री के हालात क्या समझते हैं सर? एंड व्हाट यू थिंक ऑफ प्राइसेस फर्स्ट ऑफ ऑल? उस केस में तुम प्राइसेस के बारे में क्या सोचते हो? प्राइसेस तो इतने ज्यादा शूट अप कर जाएंगे या इतने ज्यादा डाउन चले जाएंगे, उस लेवल की इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अचीव करना सबसे मुश्किल हो जाएगा। तो कहते सर तुम ओल्ड स्कूल वाले हो, तुम्हारी पुरानी बातें भाई पुराने टाइम में निकल गई, मॉडर्न टाइम में नहीं चल पाएगा। नई सोच यहाँ पे बिल्कुल क्या है, अलग है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। दैट इज द पॉइंट। क्लियर? सो बेसिकली नेक्स्ट आगे लिखिए, इट इज एन इकोनॉमी, इट इज an economy in which the government in which the government does not interfere in the areas of, मतलब गवर्नमेंट तो सो ये चिढ़ते थे अल्टीमेटली कि गवर्नमेंट का तो जी कोई रोल प्ले नहीं है। अगर इतनी बात थी फिर डिप्रेशन से बाहर आ जाते, फिर गवर्नमेंट को बीच में क्यों लेकर आए, फिर गवर्नमेंट से मदद क्यों मांगी? तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम होगा तो अपने आप ही सही हो जाएगा, अब कर लो सही। जब इकोनॉमी पूरी डिप्रेशन में चली गई, देन आपकी पूरी होप किसके हो गई? गवर्नमेंट से हो गई कि अब यही बाहर निकालेंगे। सो यस, देयर इज अ नीड ऑफ, यही बात को क्रॉस किसने करा? केन्जियन ने करा, कि तुम लोग गलत हो भाई, इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा जो तुम कह रहे हो कि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन की नीड नहीं है। गवर्नमेंट ही है जो डिप्रेशन की स्टेज में से क्या लेकर आती है? बाहर लेकर आती है, बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने क्या करना है? अल्टीमेटली आउट ऑफ द रिसोर्सेज कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या कर देना है? प्रोजेक्ट कर देना है। मार्केट में पैसा एंटर होगा, डिप्रेशन की स्टेज का मतलब क्या? डिप्रेशन की स्टेज का मतलब क्या है? बिल्कुल मंदी, बिल्कुल मंदी, जैसे कहते हैं ना मनी सप्लाई इतनी डेड हुई पड़ी है कि मार्केट में पैसा देखने को नहीं है। कई बार आते हैं जिसको कहते हैं ना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, आजकल कड़की के दिन चल रहे हैं। कड़की मतलब तंगी सी चल रही है जी, आजकल पैसा नहीं है मार्केट में। होगा कैसे? मनी सप्लाई रुकी हुई है। अब किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मैंने कल आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था, सर डूबती नैया में, डूबती हुई इकोनॉमी में, क्या बीइंग अ प्राइवेट इन्वेस्टर आप जितने बैठे हैं कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? अब उल्टा शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हुई पड़ी है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है? हर पर्सन क्या फील कर रहा है? रिस्क फील करना, जी हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमने अपना पैसा खराब थोड़ी करना है, हमने अपना पैसा डुबोना थोड़ी है। उल्टा दिस इज द राइट टाइम टू बाय, क्योंकि चीजें बहुत सस्ती मिल रही हैं। बट नहीं, कोई पंगा थोड़ी लेगा, कुछ समझाने वाला जितना मर्जी समझा दे। मैं कह दूं जी फलानी कंपनी के शेयर ले लो डिस्काउंटेड रेट पे, वैसे डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। कहने का मतलब आज की रेट में बड़े सस्ते रेट में मिल रहे हैं, क्यों? मार्केट क्रैश हुई पड़ी है। जो शेयर किसी कंपनी का पर्टिकुलरली मान लो 800 900 रुपए का था, आजकल मार्केट डाउन है, 700 का मिल रहा है। एंड जिस दिन मार्केट करेक्ट होगी, दोबारा हो गई, वो सब तो करेगा। पर अगला कहता है जी क्या श्योरिटी करेगा या नहीं करेगा, या सदा ही ये मार्केट के हाल रहेंगे, हमें क्या पता। अगर मार्केट करेक्ट ही ना हुई, मार्केट इंप्रूव ही ना हुई, प्राइवेट इन्वेस्टर कभी भी पंगा नहीं लेगा। फिर एट दैट टाइम उस डिप्रेशन से बाहर निकालने वाली होती ही कौन है? गवर्नमेंट। लिखिए, इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉमा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट,
and investment. Decisions regarding what to produce, comma, how to produce, and third one is for whom to produce. For whom to produce are determined by are determined by the market forces. Market forces are market forces of demand, market forces of demand and supply, full stop, full stop. Full employment equilibrium, full employment इक्विलिब्रियम। सर पहली बात, आपने प्लस वन लेवल पे भी इक्विलिब्रियम वर्ड पढ़ा होगा। मार्केट इक्विलिब्रियम सिर्फ था, मार्केट एक पर्टिकुलर मार्केट का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां पे अचीव होता है? व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। बट द मेन थिंग इज, पता क्या है यहाँ पे जो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था क्लासिकल्स का, ये ऑलरेडी अज्यूम करके बैठे हैं कि मार्केट इकोनॉमी ऑलरेडी रिसोर्सेज को क्या करके बैठी है, फुली इंप्लॉय करके बैठी है। दैट मींस देयर इज नो जोन। इनके मुताबिक देयर इज नो कैपेसिटी इन द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर, कि जितने रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी 100% क्या है, एम्प्लॉयड। अब आप इतनी बड़ी अजम्पशन, सर सिंपल सी बात, अगर आप लगाकर बैठे हैं कि जी हमारे पास तो कोई कैपेसिटी है ही नहीं, कि मेरे पास तो कोई कैपेसिटी नहीं जी, जितने मेरे पास रिसोर्सेज थे वो तो सारे के सारे ऑलरेडी इंप्लॉयड है। दैट मीन्स आपकी मार्केट में, आपकी इकोनॉमी में क्या जरा सी भी कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की? कहते नहीं जी, हमारे तो यहाँ पे जितने रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फुल्ली इंप्लॉयड होते हैं, एंड प्लस इतनी बड़ी assumption, ऑप्टिमली यूटिलाइज होते हैं। मैं कहा जी ऐसी आज की डेट में कौन सी इकोनॉमी है? पुराने जमाने में होती हो अलग बात है, आज की डेट में मैं तो नहीं मान सकता कि तुम कह रहे हो सर यू आर 100% फुल्ली इंप्लॉयड। आप मेरे पे को, मैं कह दूं सर मैं तो फुल्ली इंप्लॉयड हूं, मेरे पास तो कोई कैपेसिटी नहीं है, सामने वाला पर्सन भी कहता नहीं सर कुछ कुछ तो होगा, देखो कोई जरिया निकलेगा, कहीं ना कहीं टाइम एडजस्टमेंट करो। अब मैं कह दूं जी कोई स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने के लिए आया पर्टिकुलरली, मैं कह नहीं जी मैं तो फुल्ली इक्विप्ड हूँ, मैं तो जितना मेरे पास टाइम था मैं तो ऑलरेडी सब कुछ क्या कर चुका, इन्वेस्ट कर चुका। नहीं नहीं सर, वो मानेगा ही नहीं। सर देखो कहीं एडजस्टमेंट करो, कोई आधा घंटा, पौना घंटा, कोई एक घंटा, सवा घंटा कहीं से निकल पाए, आज कल परसों कहीं ना कहीं से रास्ता दिखता है ना कि चल इस टाइम में करवा दूंगा। फिर मैं अपने आप को क्या शो कर रहा था पहले, कि आई एम फुल्ली एम्प्लॉयड, कि मैं तो 100% एम्प्लॉयड हूं, देयर इज नो कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर, कि हमारे पास तो जी अवेलेबिलिटी है ही नहीं। फिर अब कहां से निकला? अब टाइम कहां से निकला है? ये ठीक है, वही बात फिर भाई, ये तो लास्ट एक बात कह के टाल देगा क्या, ठीक है पुराने जमाने में कुछ होता होगा, तुम्हारा बिलीफ चल गया, जितना टाइम चल गया बहुत बढ़िया चल गया, बट आज की डेट में ऐसा नहीं। आज की डेट में मॉडर्न अप्रोच यूज होती है, नॉट तुम्हारी ट्रेडिशनल अप्रोच, कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर। इन वर्ड इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर, नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी, ब्रैकेट में दैट इज एडी इज इक्वल्स टू एएस, एडी इज इक्वल्स टू एएस, एडी इज इक्वल्स टू एएस। आगे लिखिए, इफ एट ऑल, फुल स्टॉप, if at all there is disequilibrium, there is disequilibrium, क्या वर्ड समझ आ रहा है? इफ एट ऑल दैट मीन्स अगर कभी, फिर भी अगर कभी क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हुआ भी, कॉमा, इट विल बी, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड,
and will be corrected and will be corrected by किसके द्वारा? market forces, will be corrected by market forces through automatic mechanism. Automatic mechanism. Full stop. This belief stands for विश्वास. जैसे कहते हैं ना पर्टिकुलरली कि ये आइडियोलॉजी, ये बिलीफ, ये मानना या ये मान्यता कब तक चली? दिस बिलीफ कंटिन्यू टिल 1930. 1930 full stop. After the great full stop. After the great depression of 1929, 1929, free economy, free economies, automatic system, free economies, automatic system fail to bring equilibrium, fail to bring. तो मैंने साथ ही इसके लिखवा भी दिया सो दैट कि जब भी आप पूरा मतलब इस थॉट को पढ़ें तो आपको पूरी इसकी कहानी याद रहे. अब आइए इसके नीचे पॉइंट नंबर 2 मेंशन करिए, द केन्जियन स्कूल. द केन्जियन स्कूल. This school of thought is advocated by किसके द्वारा? लॉर्ड जे एम केन्स. हमने पर्टिकुलर इनकी फुल फॉर्म भी लिखी थी स्टार्टिंग में. जे एम स्टैंड्स फॉर जॉन मैनार्ड. जे एम केन्स फुल स्टॉप. यहां पे सर लिखिए, he observed that the classical belief was not working. He observed that the classical belief was not working. First of unemployment continued to persist. What it means? Unemployment continued to persist. मतलब अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट थी. और तुम क्या कह रहे थे ऑलरेडी? तुम क्या कह रहे थे कि रिसोर्सेज आर फुली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड. फिर अनएम्प्लॉयमेंट कहां से आ गई? जो मैंने बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा कि किसी भी टाइप ऑफ इकोनॉमी में चले जाओ, क्या तुम कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है? मतलब ही. क्या तुम कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है? मतलब ही नहीं. दोनों सेम ही थिंग है. बस मैंने जीरो क्या वर्ड बोल दिया? अनएम्प्लॉयमेंट, विच मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट. सर किसी इकोनॉमी में नहीं, किसी इकोनॉमी में नहीं. अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज ऑलवेज क्या करेगी सर? कहीं ना कहीं प्रजिस्ट करेगी ड्यू टू उसकी टाइप्स कहीं है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है. किसी ना किसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट तो एग्जिस्ट करेगी. ये किसी इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सर 100% रिसोर्सेज को क्या करवा देना? एम्प्लॉय करवा देना. और ये मिथ है तुम्हारा जो तुम कहते थे कि रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, 100% एम्प्लॉयड. ऐसा कुछ नहीं. कि हर इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैपेसिटी तो प्रेजेंट होती कि जिससे तुम अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज. हाँ, इन्होंने भी एक बात कही
कि मैं मानता हूं कि अगर रिसोर्सेज 100% एम्प्लॉयड हो, फिर आपकी बात सही है कि हमारे में कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है कि मैं प्रोडक्शन और नहीं कर सकता। पर कम से कम जब तक रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं है, तब तक तो सप्लाई बढ़ सकती है, तब तक तो प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन्हीं बात पे, इसी बात पे। और दूसरा इनका मेन पॉइंट एक और था, क्या? गवर्नमेंट को लेकर। वो कहते थे गवर्नमेंट का तो कोई रोल प्ले ही नहीं है, ये कहते सारा रोल प्ले ही किसका है? गवर्नमेंट का। आगे लिखिए, फुल स्टॉप, कंटिन्यू टू परसिस्ट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली, कॉमा के साथ, अकॉर्डिंगली he suggested he suggested that government he suggested that government must interfere. He suggested that government must interfere to correct disequilibrium, to correct disequilibrium, full stop। कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा सर, इनकी बातों में मत आओ। इनके कहने पे अगर चलोगे पर्टिकुलरली, तो यही तो आपकी कंट्री को किसमें ले गए? डिप्रेशन में ले गए। जो इतनी बड़ी बड़ी प्रिजम्पशंस क्या करते रहे, अप्लाई करते रहे कि हमारे तो जी, वही बात है ना, अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया कि हमारे यहाँ तो रिसोर्सेज क्या है जी, फुली एम्प्लॉयड है, कौन वेस्टेज कर रहा होगा, ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है। जब इतनी बड़ी थिंकिंग लेने लग जाओ, तो कौन क्या पता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जबकि रिसोर्सेज आपके क्या थे? अंडर एम्प्लॉयड। उतना रिजल्ट मिला नहीं, कंट्री में डिप्रेशन की स्टेज आ गई ऑल ओवर, बुरे हाल हो गए। अब क्यों नहीं डिसिक्लिब्रियम आपका रिमूव हुआ? अब कहते जी गवर्नमेंट ही है जो इसको यहां से बचाकर बाहर लेकर जाएगी, फुल स्टॉप। ही स्ट्रेस दैट ही स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड मतलब जोर देना। ही स्ट्रेस्ड दैट government intervention is required, government intervention is required in the areas of, in the areas of production, comma, consumption and investment, and investment to correct, to correct underemployment, underemployment equilibrium, underemployment equilibrium by creating new job opportunities, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। बाकी ज्यादा डिटेल में और नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी केन्जियन को लेकर बातें तो बहुत है, बट इन्होंने देख सिंपल सी बात, जिस चीज को लेकर हमारे हमारे वाद विवाद थे ना, वो आपस में क्लियर कर ली कि देखो जी, उनमें और इनमें ये फर्क है, उनमें और हमारे में ये फर्क है। और ये बिलीफ आपका कब जाकर स्टार्ट हुआ, इन्होंने कब एंट्री ली इन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1920, इनका बिलीफ तब से स्टार्ट हुआ, और मतलब उनकी एंडिंग थी, इनकी स्टार्टिंग। तब से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फादर माने गए, दैट इज जेएम कीन्स। क्लियर? सो यहीं से ना बार बार एक वर्ड आपके पास आ रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। एक बार शॉर्ट क्वेश्चन की तरह, शायद 2 मार्कर में कहीं आपको काम आ जाए। क्लियर? तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूं क्वेश्चन। डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशंस, डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। एक बात बताओ, हम लोगों ने ट्रेड साइकिल्स पढ़े थे, ट्रेड साइकिल्स की कितनी स्टेजेस होती हैं जी? 4, नेम देम। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। इसको ना हल्का सा अगर ड्रॉ करना भी है तो मैं आपको एक बार साइड पे बता देता हूँ। लाइक अगर लेट इट बी, ये आपकी मार्केट ये स्टेबल होगी ना, ये वाली,
ये सबसे पहले आएगा बूम पीरियड, देन रिसेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन से ऊपर की स्टेज जो आती है वो कौन सी है, रिकवर। तो ये वाला मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला जो है दैट इज कौन सा टाइम पीरियड, ये बूम। और जहां पे ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड, इसको वर्ड क्या बोलेंगे, रिसेशन। क्लियर। और ये जो नीचे बिल्कुल बैठा हुआ है दैट इज डिप्रेशन। और ये जो ऊपर की स्टेज में जा रहा है ये दैट इज रिकवर। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन से स्टेजेस हैं यहाँ पे। रिसेशन। क्लियर। सो बेसिकली बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो अपना जो इकोनॉमी का ट्रेड साइकिल है ना वो हमेशा ऐसा रहेगा, पर कभी फ्लैट नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन डिपिक्ट्स डेड लाइन कि वो कंट्री में, बिकॉज चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ। और आप कभी नहीं देखते जैसे हमारी हमारी जो लाइफ है वो कभी स्टेबल रहती नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, बोर हो जाओगे। कभी दुख कभी सुख, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। समझे ना पॉइंट। हर बार मान लो खुशियां ही मिल रही हैं तो भी दिक्कत है, हर बार दुख मिल रहे हैं तो भी दिक्कत है। अगर मिक्स मैच रहता है तो लाइफ चलती है। एक्सिस वाले किसी टाइम क्या कहते थे, चलती का नाम जिंदगी। गाड़ी नहीं, वो कहते हैं चलती का नाम जिंदगी। उनकी टैगलाइन थी एक्सिस बैंक वालों की कि यही है सर, और कुछ नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट ये ट्रेड साइकिल, यही कभी ना कभी घुमा फिराकर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अप्स एंड डाउन्स जिसको वर्ड बोलते हैं, कि अप्स एंड डाउन्स तो आपके नॉर्मली रहेंगे रहेंगे, और हाँ होने भी चाहिए। हार्ट बीट भी जैसे एग्जांपल दी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वैसे ही ठीक है। स्ट्रेट लाइन कह दें तो दिक्कत है। समझे ना पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। तो ये तो सर मतलब जब अपनी हार्ट बीट की ग्राफ जब आती है, जब आप ईसीजी करवाते हैं वो भी क्या आती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जब वो कभी स्टेबल नहीं हुई, ना होनी चाहिए। समझे ना, इन दैट केस वो तो वो किस चीज को शो करती है कि अगर अब आपकी हार्ट बीट बीप, वो तो डाटा बंदा। वो भी तो क्या डिपिक्ट करते हैं सर, मूविंग है, हार्ट बीट हो रही है। सेम चीज इकोनॉमी में, इसमें भी जान तब तक है जब तक ये ट्रेड साइकिल है। अगर वो एक स्टेबिलिटी में चला गया ना, फिर आप कहते हो जी सर इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इकोनॉमी को पकड़ के स्टेबल ही कर दो। कहां से कर दे, इतना आसान काम है। कहीं ना किसी एरिया में कभी ना कभी कोई ना कोई, कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट, कभी ओवर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट पे लाना ही तो मेन काम है इकोनॉमिस्ट का। इसी झंझट में तो लगे हुए हैं। जब कभी डिसइक्विलिब्रियम होता है उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश की जाती है, बट सर ये स्टेबल नहीं रह सकता कि किसी भी कंट्री में फिक्स ही कर दो, बस लॉक कर दो जी। एक बार अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो सदा ही ये रहेगा, सदा नहीं रहेगा। तभी हम देखते हैं मार्केट में कभी तो पैसों की बहुत तेजी आ जाती है, कभी पैसों की बहुत तंगी आ जाती है। तो उसका कारण कौन है, ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स। हाँ ये कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अब यूजुअली पर्टिकुलरली आपने देखा होगा ये अप्रैल का सीजन, अप्रैल मंथ का जो सीजन है पर्टिकुलरली, ये मनी सप्लाई का सबसे तेज सीजन है, सबसे ज्यादा। इन दिनों अगर मैं चलो आपके पेरेंट्स के पॉइंट से ही बात करूं, इन दिनों पर्टिकुलरली जेब खर्ची बहुत ज्यादा हो रही है। सब जगह एडमिशन्स आपकी, ठीक है ना, स्कूल के एक्सपेंडिचर्स, मतलब क्या क्या नई ड्रेसेस, नई नई चीजें, और जहां भी जा रहे हैं हर तरफ क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। पर वो खर्चा भी तो तब कर पा रहे हैं अगर उनको क्या मिल रही है, इनकम। समझे ना। अब इस टाइम मार्केट में सबसे ज्यादा तेजी है, और उसका कारण एक और, क्रॉप सीजन। अभी वैसाखी मना ली, छुट्टी तो खा ली, बट क्यों मनाते हैं वो तो पता ही नहीं। वैसाखी पे पर्टिकुलरली आपकी फसल हार्वेस्ट हुई होगी। जितनी कनक हमारे यहाँ पे विंटर्स में क्या होती है, कनक ही होती है। जितनी वीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है वो कटकर कहाँ जाएगी, मार्केट में जाएगी। मार्केट में सारे फार्मर्स को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। फार्मर्स ड्यूरिंग दी 6 मंथ्स जिन जिन से खर्चा उठाया होगा, जिन जिन से बोरो करी होंगी, उनको पैसा वापस करेंगे, वो आगे खर्च करेंगे। एक इकोनॉमिक सर्कल अपना अप टू डेट, नेक्स्ट आगे चलता जाएगा। सो यही थे हमारा सर्कुलर फ्लो, और कुछ नहीं है वर्ड। हम इकोनॉमिक लेवल पे नेक्स्ट आगे लेक्चर हम जो करेंगे उसमें यही तो डिस्कस करना है कि सर्कुलर फ्लो है क्या। सर सर्कुलर फ्लो क्या है, आपने जो पैसा मुझे दिया मैं आगे खर्च करूंगा, मैं जिसको दूंगा वो आगे खर्च करेगा, और यही पैसा आपस में क्या होता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है। अब इन दैट केस अगर आप देखो कभी भी, जैसे 500 के नोट पहली बार जब मार्केट में लॉन्च हुए,
वो नोट कैसा था और आज की डेट में वो कैसा हो चुका। क्यों? नंबर ऑफ हैंड्स में वो क्या हो चुका, ट्रांसफर हो चुका। मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया, मैंने आगे दिया, किसी ने और को दिया, वही पैसा मतलब रोटेट कर रहा है। मेरे पास कोई अलग से पैसा थोड़ी है, या आपके पास कोई अलग से पैसा थोड़ी है, बताओ। आपके पेरेंट्स ने जो इनकम कमाई, आउट ऑफ दैट वो दो चीजें कर रहे हैं, या तो उसमें से कंज्यूम कर रहे हैं, या उसमें से क्या कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। सेविंग्स वही बात माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। बट मेन चीज, क्या तुम कंजम्पशन को रोक पाओगे? एक चीज बताओ, क्या तुम कभी कंजम्पशन, मैं कह दूं जितनी इनकम कमाई सारी मैंने सेव कर ली, इज इट फिजिबल? इज इट पॉसिबल? क्यों? बेसिक कंजम्पशन तो करनी पड़ेगी। दाना पानी खाना कुछ तो पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे पर्टिकुलरली। तो सर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। अल्लाह कहते हैं जितनी इनकम कमाई सारी सेव कर लो। कहाँ से सेव कर लो? खाएगा क्या, जिएगा किससे? तो अल्टीमेटली सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। बट हाँ, इस इकोनॉमी को नेक्स्ट ऑन रन करने वाली जो है, इस सर्कुलर फ्लो को आगे से आगे ये चलाने वाली जो है, वो कौन है सर? एक्सपेंडिचर। आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, अगर मैंने वो 10,000 के 10 क्या कर लिए, सेव कर लिए, या बहुत थोड़ा खर्च करा, बाकी पार्ट मैंने सेव कर लिया। अब जितना मैं नेक्स्ट आगे किसी को कम पास करूंगा, उतना आगे वो कम खर्च करेगा। एंड आगे से आगे मतलब कभी ना कभी ये जो कॉन्टिन्यूसली जो सर्कल है, ये फ्लो ऑफ इनकम है, ये कभी ना कभी क्या होगा, कम होगा, खत्म होगा। तभी कल हम लोगों ने एक वर्ड बीच में यूज करे थे कि कभी ना कभी जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसा भी होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। जैसे कह रहे हो ना, मार्केट में इस टाइम तेजी हुई पड़ी है, पैसा ही पैसा हुआ पड़ा है, उल्टा ये कारण भी बन जाएगा इन्फ्लेशन का। क्यों? पैसा सबके पास होगा, डिमांड एकदम से बूस्ट कर देंगे। एंड डिमांड अगर बूस्ट कर जाएंगी, सप्लाई तो क्या है, फिक्स। जितने रिसोर्सेज होंगे मैं तो उतनी सप्लाई कर पाऊंगा नेशनल लेवल पे, मैं ज्यादा तो बना ही नहीं पाऊंगा। और वो भी थोड़ी बहुत प्रोडक्शन बढ़ाने का स्कोप दिया, किसने दिया? केन्जियन ने। क्लासिकल तो वो भी मना कर गया था। क्लासिकल तो क्या कह गए थे, रिसोर्सेज नहीं है जी हमारे पास, जितने रिसोर्सेज थे वो ऑलरेडी इंप्लॉयड है। फिर तो उसके मुताबिक तुम प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे। ये थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाने का स्कोप किसने दिया? केन्जियन ने। तभी कहा था कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स जितनी +2 में तुम पढ़ोगे, तुम्हारी इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस करती है? केन्जियन थियरी। केन्जियन थियरी के ऊपर बेस करती है। लिखिए, जैसे डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। आंसर, आंसर, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 affected the developed economy। एक वही बात है ना, जो अंडर डेवलप्ड है उसका क्या बिगाड़ोगे, वो तो पहले ही अंडर डेवलप्ड है। उल्टा ये नुकसान किसको क्रिएट करके जाएगी? जो डेवलप्ड है। मार तो उनको पड़ेगी ना। अगर उस कंट्री में क्या आया, डिप्रेशन आया, जो पहले कुछ नहीं थी वो आज भी नहीं है। और जो डेवलपिंग में थी, वो कौन सा डेवलप हो चुकी थी, उसको भी मार इतनी सहनी पड़ेगी जितनी मार किसको पड़ेगी, डेवलप्ड कंट्रीज। सबसे ज्यादा डिप्रेशन की स्टेज जैसे यूएसए, दैट इज काउंटेड इन द डेवलप्ड कंट्रीज, एंड इंडिया इज अ डेवलपिंग। एंड एक अंडर डेवलपिंग, बैकवर्ड, थोड़ी स्टैग्नेंट इकोनॉमी वाली भी है। तो अपन तो बात ही किसकी कर रहे हैं सर, मेन डिप्रेशन का जो इंपैक्ट आया वो किसके ऊपर आया? जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएसए, यूरोप, एटसेट्रा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड, the output and employment fell fell by huge amount। वो तो कल हमने चैनलाइज कर ही लिया ना।
अगर अल्टीमेटली सर मतलब डिप्रेशन की स्टेज होगी, डिप्रेशन की स्टेज का मतलब क्या है? मार्केट में पैसा ही नहीं है। एक सिंपल सी बात, अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है तो डिमांड कौन करेगा? डिमांड नहीं करेंगे, कल वाला पॉइंट, इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम होगी, इनकम कम होगी। तो सारी चीज कनेक्टेड है। और आगे जाकर मैं इतना बताना ही छोड़ दूंगा, मैं तो सिंपल एक वर्ड बताऊंगा, आगे की लाइन सेम, वो तो इम्पैक्ट पता ही है। एक को चेंज करोगे आगे पांच चीजें चेंज होंगी, विच विल लीड टू फॉल इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। वो तुम्हारी चेन कनेक्टेड है। उल्टा बढ़िया हुआ, पहले ही दिन में आपने वो चीज समझ लिया, आगे सारी थिंग्स ऐसी चलेगी कि आप कहीं भी जरा सा भी चेंज करो, पूरी नेक्स्ट आगे लाइन फिक्स पड़ी है सर। एक में चेंज करना, मैक्रो में यही तो पंगे। माइक्रो में तुम कितना आसान थे, तुमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, पहले ही वर्ड क्या लगा दिया? अजम्पशंस। क्या? अदर थिंग्स बीइंग। कितनी आसानी से आपने लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि यस, अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। बट तुमने फिर पहली अजम्पशन भी तो बहुत बड़ी लगा दी, क्या? कि अदर थिंग्स, अदर फैक्टर रिमेनिंग। पैरेलली करके दिखा, मान जूंगा। मैं कह दूं आपसे, बताओ जी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर प्राइस मान लो इंक्रीज हो जाए, इनकम डिक्रीज हो जाए, अगर सब्सटीट्यूट उसके मार्केट में ना हो? कहते सर एक एक करके बोलो, इतने थोड़ी बता देंगे। आपने तो हमें पढ़ाया था कि बाकी फैक्टर्स क्या होते हैं, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्योंकि तुमने +1 लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो एनालिसिस करा था ना, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम था एक मार्केट में, और बाकी मार्केट्स को क्या रखते हुए? कांस्टेंट। यहां चल रहा है, यहां कौन सा इक्विलिब्रियम चल रहा है? सर दिस इज जर्नल इक्विलिब्रियम। जर्नल इक्विलिब्रियम मींस ऑल मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, लेबर मार्केट, वेजेस मार्केट, हर मार्केट में हमारा जर्नल इक्विलिब्रियम अचीव हो इस तरह से। तो फर्क नहीं है सर, मैक्रो लेवल पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तभी तभी सरकार को सोच समझकर, इकोनॉमिक एजेंट्स को सोच समझकर क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, टेकिंग इनटू माइंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स। इमोशनल होकर नहीं चल सकते, हमें उसको इकोनॉमिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम उसके ऊपर क्या एक्शन ले। अगर हम करते हैं तो उससे क्या होगा। और तुम्हें लगता होगा नॉर्मली अपनी मिनिस्ट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? कहते नहीं पढ़ा लिखा बंदा तो पॉलिटिकल लाइन में जाता ही नहीं। रेयर होंगे सर, रेयर 4-5% लोग शायद होंगे जो आजकल, ये भी आजकल यंग जनरेशन आने लगी, राघव चड्ढा सीए, ठोक बजा के पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे होते हैं। कभी किसको पकड़ रखा होता है, कभी किसको पकड़ रखा होता है, आओ जी लाइन वाइज आ जाओ, पूरी चिट्ठी बना के लेके आता है। स्पीच सुन के मजा आता है। क्यों? वो इकोनॉमिकली उसको क्या करता है, रिलेट करता है। कभी सुनना यूट्यूब पे पार्लियामेंट के सेशंस नॉर्मली पड़े होते हैं, कभी राघव चड्ढा की स्पीच सुनना कि उसका मैटर क्या चल रहा है, कि लेटेस्ट टैरिफ्स को लेकर, जीएसटी को लेकर, डीमोनेटाइजेशन को लेकर क्या वो वर्ड क्या इंपैक्ट लेकर आ रहा है। अपने को तो देखो चीजें पता है, तभी सुनने का मजा आ रहा है। अब जिसको पता ही नहीं है, मान लो सपोज आपको भी नॉलेज ही नहीं है, आपको कि पार्लियामेंट ये कौन सी वीडियो होती है, ऐसा कुछ भी यूट्यूब पे होता है। क्यों? अपने मतलब का ही नहीं है, मतलब का तो नहीं है, हमें पता ही नहीं। अब जिसको पता हो कि वहां पे मैटर क्या गोइंग ऑन है, क्या चीज वो चल रही है, आप तो सर 1-to-1 इंटरेस्ट लो। मतलब कई बच्चे होते हैं, कोई इकोनॉमिक्स को मतलब ज्यादा अच्छा लाइक आउट करते हैं, या मान लो सीए में स्टूडेंट होते हुए पार्लियामेंट के सेशन सुन रहे होते हैं कि वहां पे सर आज ये डिबेट हुई, वहां पे इस मैटर को लेकर ये डिसाइड हुआ, ओपोजिशन ने ये कहा। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप अपने आप को ग्रो अप कर रहे हो माइंड वाइज। देखो वही चीज है, अगर तो समझना है तो टाइम लगेगा, अगर तो इन चीजों में फील लेनी है ना इकोनॉमिक्स की, इट विल टेक टाइम। फिर स्कूल को अपना साइड में रख दे एक बार। अगर वही खिचड़ी पकानी है जो वहां चल रही है, जो यहां चल रही है, फिर उसका कोई फायदा। और वो मैं कभी करता हूं, कोई कितना मर्जी कह ले। अपा चलेंगे, प्यार से चलेंगे, बट तसल्ली करवाऊंगा एक एक वर्ड की, जैसे कहते हैं ना, मुझे तुम्हारा फाइनल्स चाहिए, फाइनल्स का रिजल्ट। ये स्कूल के रिजल्ट के चक्कर में मैं काम नहीं खराब करूंगा, टू बी वेरी क्लियर एंड ओपनली स्पीकिंग। अपा नहीं कोई काम खराब करेंगे, स्कूल का मैच होता रहेगा, वो अपा अलग से डेकोरम रखेंगे। प्रीवियस बैच अपने पास पड़ा है, अपना डेकोरम पूरा करो, मेरे से डिस्कशन करो, कोई पॉइंट नहीं समझ आता पूछो। बट यहाँ तो हर चीज फ्रॉम द स्क्रैच, स्क्रैच 1-to-1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर मजा लेना है, अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है,
हाँ, अगर जस्ट स्कूल के नंबर लेके खुश होना है तो फिर वैसे हो। हम तो फिर भी कहते हैं यार नहीं बिगाड़ना, उनके साथ भी सिस्टम ठीक रहोगे, अपना सिस्टम भी ठीक रहोगे, अपने को क्या चक्कर है। पर यहाँ नहीं काम खराब होना चाहिए, यहाँ तो अल्टीमेट आपका मतलब मन करे सर आज कुछ नया पढ़ेंगे, कोई नई डिटेल्ड की बात करेंगे। अब वही चीजें तो हम रिलेट कर रहे हैं। अब मैं कोई सोच कर नहीं पढ़ा रहा, कोई प्लान्ड होकर नहीं पढ़ा रहा पर्टिकुलरली कि मैं पहले कुछ बातें लर्न करके आऊं, जो माइंड में आ रहा, जो चीज समझ आ रही है तुम्हारे चेहरों के अकॉर्डिंग, कि अब ये बात, अब ये चीज, अब ये पता होना चाहिए, वो सर करो। दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग, दिस इज डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। यार तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो पर्टिकुलरली, ठीक है, बुक वॉर्म बनकर किताबें पढ़ पढ़ कर नंबर ले ही जा रहे हो, बट पता कुछ नहीं कॉमर्स के बारे में, ट्रेड के बारे में, बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जीएसटी के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, क्या नॉन मेडिकल वालों को पता होगा? फिर तो वो बढ़िया, वो नॉन मेडिकल का काम भी कर रहे हैं, मेडिकल का भी पढ़ रहे हैं, और साथ साथ में नॉलेज भी रख रहे हैं। शेयर मार्केट के साथ भी होता है। आपका पता नहीं कौन सी दुनिया में, अपने को अपने बारे में पता। अगर तुम्हें इन चीजों की डीप इंक्लाइंड नॉलेज नहीं होगी तो भाई साहब किसको होगी? कभी पता करा कि जीएसटी के 16 डिजिट, 16 कैरेक्टर का नंबर बना, क्यों बना? 16 नंबर कैसे बनते? फर्स्ट 2 डिजिट इज स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 डिजिट इज योर पैन नंबर, देन आगे अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल उसमें कोड है, ये पता तो हो कि पैन कार्ड में से 10 डिजिट नंबर होता है। कभी बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट करके देखे? कभी देखे कि बैंक में गए जी, पैसा डिपॉजिट कैसे करना है, कौन से काउंटर पे जाना है, कौन सा फॉर्म भरना है? कभी चेक से विड्रॉल करे? ईमानदारी से बता, कभी करे? आपकी एज में हमने करी, आपकी एज में हमने करें। अब ये बड़े सर की थिंकिंग लगा लो, लिटरली निक्कर सी पहनी होती थी पहले, 2 लाख रुपए इस जेब में, 1.5 लाख रुपए इस जेब में, फादर साहब ने भेज दिया, जा पैसे जमा करा गया। मैं कहा जी कैसे? कहते यही तो कहना है, जा करा गया। मत्था मारेगा वहां पे, नोट से गिनेगा, करेगा कि कोई नहीं, देखेंगे। ऑब्जर्व वो बैकएंड पे कर रहे हैं, आगे आगे स्कूटी पे मैं क्या, पीछे पीछे वो आ रहे हैं, कहीं सारा कोई और ना निकल जाए पैसे लेके। मैं आपका बैंक में गए, वहां पे जाके पूछा पर्टिकुलरली, हाँ जी सिस्टम क्या होता है, ये आदत डाल लो। बैंकिंग सेक्टर में जाने के, अगर आपके पेरेंट्स मान लो बैंक में जाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स है आजकल, तो कितना ईज ऑफ डूइंग कर दिया यार। तुम लोग तो नए जमाने में पैदा हुए हो कि जिसमें यूपीआई पेमेंट्स बच्चा बच्चा कर रहे हैं। अल्टीमेट उसमें क्या डर है? कुछ भी डर नहीं है। सीक्रेट पिन एंड ऑल आपके जनरेटेड हैं, बट कभी, और यही यही यूपीआई पेमेंट्स के कारण कभी बैंक में जाना ही नहीं पड़ता। मुझे खुद, मेरे अकाउंट यही दो नीचे ही हैं, आज तक इन ब्रांचेस में नहीं गए। और उल्टा इनका गेट खोलो, इनको पहले चिंता चढ़ जाती है, हाय क्यों आ गया, कि वैसे तो दुनिया आती नहीं। आजकल बैंक में कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता, क्योंकि सारी सर्विसेज क्या हो चुकी हैं, ऑनलाइन। बट हम फिर भी कहते हैं कभी बैंक में कैश डिपॉजिट करवा के देख, कैश चेक से विड्रॉल करके देख, प्रोसेस तो पता हो। अब आप लोग अगर कह दो जी बाय चेक में आपको पेमेंट दे दो, उसको एनकैश करवाना है, पेरेंट्स से पूछोगे कैसे करवाना है, जिसको क्या है। यही है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। उल्टा आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पर्टिकुलरली अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कोई आरटीजीएस करानी है, कोई नेफ्ट करानी है, तो ऐसे बिजनेस स्टडी में बड़ा पढ़ देते हो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट होती है, यूपीआई पेमेंट, आईएमपीएस होती है। होती क्या है, कैसे होती हैं? बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई करना है, चलता क्या सिस्टम है, पता तो होना चाहिए। आज भी देखकर जाना भाई, काफी आई हुई है नोटिफिकेशंस की, थंडरस्टॉर्म एंड ऑल। हाँ, देखो आ जा रही। सो चलो, नेक्स्ट टाइम आपके लिए पॉइंट, आपके लिए कि अपने पेरेंट्स को बताना कि पापा या मदर जो भी मान लो ऑपरेट करते हैं, जो भी ये काम करते हैं, कि मुझे साथ लेके जाइए, मुझे कम से कम बताओ तो सही। उल्टा बीइंग अ पेरेंट उनको खुद चाहिए कि अपने बच्चों को नॉलेज देना कि आपको बैंकिंग सेक्टर से, हाँ जी, हाँ जी, तो नॉर्मली अकॉर्डिंगली वो चीज आपको जाना चाहिए। अब लाइक अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर बात करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब वन ऑफ द ब्लंडर्स में काउंट होती है।
क्योंकि सेल्समैन जितने भी इंश्योरेंस सेल करने वाले हैं वो तो कई बार कई चीजें बताते भी नहीं। एंड अपन नॉर्मली बस फायदे फायदे सुन जाते हैं, अच्छा अच्छा अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर ऐसा हो गया तो इतने पैसे मिलेंगे। कई चीजें बहुत पूछने वाली होती हैं, हमें पता ही नहीं। तभी कह रहा हूं कि बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, बट इट विल टेक टाइम। एंड वो टाइमली बाहर आएगी, एकदम से नहीं बाहर आ पाएगी। मैं कह दूं जी आज एक लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर सर्व कर दूं। अभी एक एक चैप्टर के भी ऊपर कितना कितना लेक्चर है अपना, ये थर्ड, और आज के भी कहीं ना कहीं पेंडेंसी चल रही है। दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज द थिंग। फिर वही बात आती है कि सर अगर तो नंबरों की रेस है, तो ठीक है जी, फिर तो लड़ते रहो, आखिरी दम तक लड़ते रहो। बट अगर बेस की बात है, नॉलेज की बात है, डेवलपमेंट की बात है, कि चार बंदों में खड़े हैं तो मेरे को बात समझ तो आए। हमने लिटरली देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, पर्टिकुलरली सर वैसे तो 90s क्रॉस, 95 98, मतलब इतने इतने परसेंट 100 से ही पार है, बट नॉलेज वाइज पता ही नहीं, लॉजिक ही नहीं पता कारण क्या है। इसको हम कहते हैं कि दैट इज नॉट अ सीए मटेरियल, ये सीए मटेरियल नहीं है। अगर सीए मटेरियल या किसी बढ़िया फाउंडेशन, तो नॉट ओनली सीए, नॉट ओनली सीए, कुछ जरूरी थोड़ा कि कल एक ही डिग्री हमारे पास है यार, और बहुत कुछ है करने को। हर जगह लॉजिक्स ही काम आएंगे, एंड उन्हीं लॉजिक्स के बेसिस पे ही मैं ओवरऑल किसी भी जगह से मुझे कुछ चीज पूछ, अब अगर आप सुन समझते हो, आप ह्यूमन माइंड कितने बैठे हो, कोई +1 का स्टूडेंट, +2 का स्टूडेंट, बीकॉम का स्टूडेंट, सीए का स्टूडेंट, आप हमारे पे सोच के देखो पर्टिकुलरली कि मतलब मुझे ये नहीं पता तो सामने से क्या पूछेगा वो, अब आपके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट आई एम एबल टू हैंडल दैट based on my knowledge, based on my skill, that is the only thing I have। अब जब टैक्स के मैटर चल रहे होते हैं, जीएसटी पढ़ा रहे होते हैं, लॉ के बड़े बड़े मैटर्स चल रहे होते हैं, तुम समझो सर मतलब सामने वाला बंदा क्या सोच रहा होगा, वो क्या अपने माइंड में प्लानिंग कर रहा होगा। बड़े अटपटे से डाउट लेके आते हैं, कई बार तो बिल्कुल अलग से ही, बट स्टिल वी आर एबल टू हैंडल, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, मुझे लॉजिक की क्लैरिटी है। अब जिसको यही नहीं पता कि इसके बिहाइंड ये टू स्कूल ऑफ थॉट्स क्या गोइंग है ना, क्या कहानी है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में ये, इनको कहते हो आराम से काम कर लो। हमें पता ना इनके आपस में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, किन बातों को लेकर ये बिलीफ वाइज क्यों गलत हो रहे हैं, आइडियोलॉजी वाइज क्यों चेंज हो रहे हैं, उनका मानना कुछ और यार, इनका मानना कुछ और। लाइक लाइक लिखिए, फेल बाय ह्यूज अमाउंट, फुल स्टॉप, द एग्रीगेट the aggregate demand was the aggregate demand was low, comma, many factories were lying idle, comma, workers were thrown out of jobs। अब ये चीज आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखी होगी इन कोरोना, कोरोना टाइम पीरियड में कितनी रिट्रेंचमेंट की गई है, एक वर्ड चलता है वर्ड रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट स्टैंड्स फॉर छांटी लगाना, जितने इंप्लॉयज, अब काम तो अच्छे अच्छों के नहीं रहे यार इकोनॉमिक अपना कोरोना टाइम पीरियड में। अब सिंपल सी बात, जब इंप्लॉयर के पास काम ही नहीं होगा वो इंप्लॉयज को रख के करेगा क्या, और ऊपर से फिक्स सैलरी, फिक्स खर्चा, इनको जेब खर्ची कौन देगा जब मेरी जेब में पैसा नहीं है। फिर उन्होंने क्या करा पर्टिकुलरली, ऐसे करो जी 50 इंप्लॉई है, 50 नहीं 30 करो। कहते कैसे करें, छांटी लगाओ, इनको बाहर निकालो। और यहां पे हमेशा एक वर्ड बोलते हैं, हमेशा एक वर्ड बोलते हैं, तुमने ऑल ओवर द कोरोना टाइम पीरियड में ऑल ओवर द कहीं अगर सेशन भी आए होंगे, तुमने सुना होगा कि इंजीनियर्स को काम से निकाला गया, जॉब से लेफ्ट आउट, ये सॉफ्टवेयर वाले तो बथेरे होते हैं, इनमें तो वैसे ही डर पैदा होता है, ये नहीं पता सुबह लॉगिन होगा कि नहीं होगा। क्यों, जब तक तो कंपनी के पास काम है, हायरिंग पे हायरिंग, हायरिंग पे हायरिंग, रख लो भर लो। एंड जिस दिन कंपनी के पास काम कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन बियर करेगा, कंपनी सीधा कहती है जी 1 मंथ नोटिस। जब काम ही नहीं होगा, आप ये मानोगे, इंस्टेंटली भी अगर पैसा देकर आपको निकालना पड़ा, कंपनसेशन देकर, जा भाई हमारे पास पैसे नहीं, इतने बुरे हालात है।
बट क्या कभी आपने ऑल ओवर द थिंग्स में कभी ये सुना कि कोई प्रोफेशनल, कोई सीए, सीएस, सीएम में कोई बाहर निकाला गया, कि कंपनी तंगी में थी जी और उन्होंने सीए को बाहर निकाल दिया? सीए ही तो तुम्हें तंगी से बाहर लेकर आएगा। तुम कह रहे हो सीए को ही बाहर निकाल दे, कभी सुना हो? प्रैक्टिकल देख लो, कभी सुना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत सुने होंगे, गूगल वाले बहुत है, amazon कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी। सबको क्या चाहिए? इंजीनियर्स चाहिए ना बैकएंड पे, ये सारे वेब पेज को मेंटेन करने के लिए। जब तो कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, चल रही है, जब नहीं चल रही तो डाउनफॉल। बीच में तो इनका बहुत ज्यादा क्रेव हो गया था कि पर्टिकुलरली सर पता नहीं लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। कहते होगा कैसे, बैकएंड से बंद कर दिया तू, कंपनी से फायर्ड हो गया। अगले दिन सीधा क्या आती है? मेल ही आती है बस। ये भी पॉइंट है। सो वही चीज, दैट इज कॉल्ड एज वर्कर्स वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स, फुल स्टॉप। income levels income levels were falling, comma, there was widespread unemployment, और हर तरफ मायूसी का माहौल, दैट इज कॉल्ड एज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड एक डाटा वाइज, इन यूएसए इन यूएसए फ्रॉम 1929 से लेके 1933 तक अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज फ्रॉम, रोज मतलब इंक्रीज, राइज, रोज फ्रॉम 3% to 25%, and fell by output fell by about 33%. सो दीज आर द ड्रॉबैक जो आप लोगों ने यहाँ पे रीड आउट करे, जो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़े कि सर इन वजह से ये चीज जानी गई। मतलब ये कोई कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज मेंशन करनी पड़ेगी। 1 मार्क्स में कई बार ये पूछी जा चुकी कि एट दैट टाइम आउटपुट फेल बाय, कितने से फेल करी? बाय सर 33%। एंड अनएम्प्लॉयमेंट कितने से राइज करी? 3% से लेके कितने तक? 25% तक। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, खत्म करेंगे आज ही, फिर अपन कल से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। मैं अभी माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस नहीं लिखवा रहा, वो लिख चुके हैं। वो लास्ट में जब हॉट्स करेंगे मैं एक बार उसमें नोट डाउन करवा दूंगा माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, या इन बिटवीन कहीं टाइम लगा तो अपन वहां कर लें। पर मैं अपनी नेक्स्ट डिस्कशन स्ट्रिक्टली कहां पे शिफ्ट करने जा रहा हूं? टू द नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर। द मॉडल्स, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, उनमें क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। क्लियर? सो एक क्वेश्चन बस काम का है जो चैप्टर 1 में से मुझे आपको सर्व करना पड़ेगा। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगर स्टार्टिंग वाइज चलें, ये क्वेश्चन नंबर पहले 3 था, अब 4। डिस्टिंग्विश बिटवीन partial equilibrium and journal equilibrium। क्या रिपीट कर सकते हो? समझा तो मैं आपको 2 दिन से रहा हूं पर्टिकुलरली, कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब क्या है और कहां पे ये यूज होते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहाँ यूज होता है जी? पहली बात तो सिंगल, दैट मीन्स माइक्रो। माइक्रो लेवल पे जो एनालिसिस आप लोग करते हैं इक्विलिब्रियम का, वो कौन सा होता है जी? पार्शियल। एंड मैक्रो लेवल पे जो डिस्कस करते हैं दैट इज जर्नल। और जिसमें पॉइंट पता क्या होता है, कि अब तक हमने जो पार्शियल लेवल पे इक्विलिब्रियम अगर फाइंड आउट करें ना, जस्ट इन 1 मार्केट, एंड वी कीप कांस्टेंट द अदर। बाकियों को हमने क्या माना? कांस्टेंट। हमने सिर्फ एक मार्केट का इक्विलिब्रियम पता करा। बट यहां पे जर्नल मैक्रो लेवल पे जो तुम बात करोगे, सर मैक्रो लेवल पे जो डिस्कशन चलती है ना, दैट इज
ऑल ओवर द मार्केट, चाहे स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, हर मार्केट में आपका इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? स्टक होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। क्लियर? लिखिए जी सर, पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम refers to equilibrium, refers to equilibrium in one market, in one market, say ब्रैकेट में से commodity market, say commodity market, on the assumption that, on the assumption that there is no change in other markets, in other markets ब्रैकेट में, like labor market and capital market. So stop, stop. Journal equilibrium, journal equilibrium refers to simultaneous, simultaneous equilibrium, simultaneous equilibrium in all the markets, in all the markets in the economy, in the economy. Full stop. Last line. Partial equilibrium is the method of study in microeconomics while general equilibrium is the method of study in macroeconomics। हमारे लिए ना सबसे जरूरी चीज क्या होती है सर? लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं। लिखना तो है ही है नॉर्मली, वो तो हम करेंगे करेंगे, बट लिखने से पहले उसको दिमाग में समझना। अब ये चीजें वर्ड्स वही हैं जो आप लोगों ने नॉर्मल सुने, बट लिखकर आपको एक और तसल्ली हो गई कि जिन बातों पे आप पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं वो ये चीजें। इज दैट क्लियर? सो एक बार के लिए चैप्टर 1 से हम अपना बाहर चलेंगे। चैप्टर 2 जो मिक्सअप ही है मेरे लिए, चैप्टर 1 एंड 2 मिक्सअप ही है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मेरा मेन टॉपिक आपसे डिस्कस होगा, दैट इज रिगार्डिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उस पर बात करेंगे। एंड धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर आपके बिल्कुल बेस का काम करेंगे। अब आप स्कूल पॉइंट से कहते हैं जी मेरा मान लो सिलेबस ये आ रहा है वो आ रहा है, वो डायरेक्टली समझ आने वाला नहीं है अनटिल एंड अनलेस जब तक चैप्टर 1 एंड 2 का बेस नहीं बनता, जब तक ये टर्म्स आपके गो थ्रू नहीं होती, 1 to 1 समझ में नहीं आती, तब तक आप कोई नए टॉपिक में नहीं जा पाओगे। इज दैट क्लियर? सो पहले 6-7 लेक्चर्स 3 हो चुके, 3 और बड़े आराम से 3 और होने दो। फिर उसके बाद किसी भी टॉपिक में कभी बैकअप भी अगर आपने लगाना है बैकएंड से वो लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, समझ भी आएगा। पर अभी से अगर हाथ लगाओगे वो कुछ नहीं समझ आएगा। अभी पहले इसको आराम से सुनो, समझो, नोट डाउन करो। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।